नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आहार की दृष्टि से या भोजन के प्रकार की दृष्टि से हमने पशुओं को और प्राणी जगत को 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक वर्ग उन पशुओं का है, उन प्राणियों का है जो शुद्ध शाकाहार पर रहते हैं, जिनका शरीर, जिनका मुंह से लेकर पूरा आहार तंत्र उस तरह से निर्मित हुआ है कि वो शाकाहार के आधार पर जिंदा रह सकें, शाकाहार के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकें, पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा वर्ग उन प्राणियों का है जो शुद्ध मांसाहार पर निर्भर रहते हैं और ऐसे प्राणियों को मांसाहारी जीव के नाम से जाना जाता है। ये ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो पशु हैं, वो शाकाहार पर निर्भर नहीं रहते, ऐसे शाकाहार को सेवन नहीं कर सकते, ना शाकाहार को पूरी तरह पचा पाते हैं। ये सिर्फ मांसाहार के आधार पर जिंदा रहते हैं और उनको शुद्ध मांस चाहिए और मांस में भी यदि ताज़ा शिकार मिल जाए तो इनके लिए सर्वोत्तम रहता है और इनका शरीर पूरी तरह उसी तरह निर्मित होता है जिससे कि वो मांस को चीर सकें, मांस को अपने गले के नीचे उतार सकें और उस मांस को सहजता से पचा सकें। और ऐसे पशुओं की जो शारीरिक संरचना है सिर्फ मांसाहार के लिए निर्मित ही होती है। तीसरी वर्ग ऐसे प्राणियों का है जो मांसाहार भी सेवन करते हैं और जो शाकाहार के सहारे भी जिंदा रह सकते हैं। इसी वर्ग में मनुष्य भी आता है, इसी वर्ग में कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर भी आते हैं। ऐसे पशु आहार के रूप में मांसाहार ले सकते हैं, मांसाहार के सहारे जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे पशु और ऐसे प्राणी वो जो शाकाहार के साथ भी जिंदा रह सकते हैं, शाकाहारी भोजन के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि इनके शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार से हुई होती है कि वो शाकाहार को भी सहजता से पचा सकते हैं। शाकाहार के माध्यम से शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं। जबकि इन्हें यदि शाकाहार उपलब्ध ना हो तो ये मांसाहार के साथ भी जिंदा रह सकते हैं। मांसाहार के माध्यम से कुछ समय के लिए अपने लिए उपयुक्त आहार से पोषक तत्वों ग्रहण कर सकते हैं। ये 3 मुख्य विभाजन हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मनुष्य ने अपनी रुचि के अनुसार अपने नए व्यापारिक मॉडल के आधार पर इस विभाजन को विकृत करने की कोशिश की है, क्योंकि यदि ये आधार वर्गीकरण का रहता है और पशु अपने वर्ग के हिसाब से भोजन का चुनाव करते हैं तो वो स्वस्थ भी रहते हैं, जीवित भी रहते हैं और अपना पूरा जीवन काल भी सहजता से पूरा कर पाते हैं। लेकिन जब इनके आहार में कुछ परिवर्तन किया जाता है, इनके आहार को बदल दिया जाता है, या मांसाहारियों को उनके मांसाहार के जो प्रकार है उसको किसी और से बदल दिया जाता है, या शाकाहारियों को शाकाहार के नाम पर जो मांसाहार का सेवन कराया जाता है या उनके आहार की व्यवस्था बदल दी जाती है, तो उनका शरीर एक परिवर्तन की प्रक्रिया में पड़ने लगता है। इससे उनमें विविध रोगों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका जीवन काल तो घटता ही घटता है, उन्हें नाना प्रकार के रोगों का सामना भी करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं 1990 के दशक में पश्चिमी जगत में एक बीमारी शुरू हुई थी। इसको उन्होंने मैड काऊ डिजीज़ के नाम से पहचाना था। मैड काऊ डिजीज़ में जो गायें होती थीं वो विक्षिप्त हो जाती थीं, उनका दिमाग में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता था, जिससे सारा शरीर उनका कंपकपाता था और वो संक्रामक रोग गाय के मांस खाने वाले पशुओं तक, मनुष्यों तक भी हस्तांतरित हो जाता था, ट्रांसफ़र होता था और उनमें भी वही लक्षण, वही सिम्टम पैदा करता था जो मैड काऊ डिजीज़ से सफल गायों में देखे जाते थे। और इससे कितने सारे लोग पश्चिमी जगत में मृत्यु को अकाल प्राप्त हुए थे, अकाल मृत्यु के शिकार बन गए थे। और इस कारण पश्चिमी जगत में लाखों गायों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, अपना जिसे कहते हैं वीर गति प्राप्त करनी पड़ी थी, या कहें उनको अकाल काट दिया गया था, उनको अकाल वहाँ से समाप्त कर दिया गया था। और ऐसा एक गाय के साथ नहीं, लाखों गायों के साथ में हुआ था जो वहाँ स्वस्थ थीं, जो वो वहाँ एक डेयरी
डेयरी उद्योग का एक अंग होती थी, क्योंकि ऐसे पशुओं के लिए पश्चिमी जगत में, खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में एक नया प्रयोग किया गया था। ऐसे पशुओं को प्रोटीन के नाम पर पशुओं का सूखा मांस और पशुओं की सूखी हड्डियों को मिलाकर एक वहाँ पर रेंडरिंग संयंत्र विकसित किया है, जो पशुओं के लिए मांसाहार से प्रोटीन युक्त आहार तैयार करता है, और ऐसे आहार संयंत्र से गुजार कर उस सूखे मांस और हड्डियों को मिलाया जाता है, जिससे कि उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा उनके हिसाब से बढ़ जाती है, और ऐसा आहार उन पशुओं को दिया जाता है। इसमें पोल्ट्री का तो ऐसा होता ही है, क्योंकि मुर्गियों को भी वही आहार दिया जाता है। सुअरों को भी शीघ्र विकसित करने के लिए, शीघ्र परिपक्व करने के लिए वही प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। क्योंकि सुअर शुद्ध शाकाहारी है, उसे मांसाहार का बहुत कम सेवन करना पड़ता है। और पोल्ट्री में मुर्गियों को तो दाने चाहिए, कीड़े चाहिए, उन्हें मांसाहार की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन उन्हें जल्दी वयस्क करने के लिए, जल्दी परिपक्व करने के लिए उनको आर्टिफिशियल रूप में प्रोटीन युक्त आहार के नाम पर सूखा मांस खिलाया गया और सूखी हड्डियों का चूरा खिलाया गया, जिससे कि उन पशुओं में तो बीमारी हुई। ऐसा ही आहार जब गायों को दिया गया तो गाँव में उसके कारण मैड काउ डिजीज़ के नाम से बीमारी फैल गई, जो पशुओं से लेकर मनुष्य तक फैलने लगी, और एक गंभीर समस्या वहाँ विकसित हो गई। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियों में उन पशुओं को उनकी अपने वर्ग की पशुओं का मांस भी खिला दिया जाता है। ये प्रकृति के हिसाब से एक विपरीत सिद्धांत है कि प्रकृति ने स्वयं अपने वर्ग के मांस को अपने वर्ग के लिए ज़्यादा सुरक्षित घोषित नहीं किया गया है। ऐसे कुछ और अध्ययन भी हुए हैं, जैसे कि गिनी पिग में भी कुछ मानव समुदाय हैं जो अपने प्रियजनों का मांस खाते हैं, तो वहाँ देखा गया कि क्रू नामक रोग विकसित होने लग जाता है। उनमें भी मैड काउ डिजीज जैसे लक्षण विकसित होते हैं, वो विक्षिप्त जैसा व्यवहार करते हैं, उनका मस्तिष्क फूलने लगता है, और वो कारण उस बीमारी के कारण अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे प्रयोग पश्चिम जगत में हुए मांसाहारियों के ऊपर और शाकाहारियों के ऊपर। लेकिन यहाँ भारत में देखें तो भारत में एक अलग पद्धति रही है, एक जीवन पद्धति का एक नया तरीका रहा है, एक नया स्टाइल रहा है। हमने कभी भी एक आहार को सर्वमान्य रूप से सेवन नहीं किया। हमारे यहाँ हर ऋतु के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से हमारे पास कई तरह के अनाज, कई तरह की दाल, सब्जियाँ, फल और अन्न के विविध रूप हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तक कि पूरे देश में आप देखेंगे तो पूरे देश में भी एक जैसा आहार नहीं है। दक्षिण में चावल ज़्यादा पसंद किया जाता है, वहाँ दालें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन उत्तर में गेहूं का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो पश्चिमी भारत में देखेंगे तो बाजरा का प्रयोग ज़्यादा होता है, ज्वार का प्रयोग ज़्यादा होता है, और मक्की का प्रयोग आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो मक्की का प्रयोग होता है। इसी तरह यदि हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ गेहूं का सेवन कम किया जाता है, चावल और दाल का प्रयोग तो वहाँ भरपूर होता ही है। इसके अलावा भी वहाँ रागी का प्रयोग काफ़ी होता है। रागी को मिलेट्स के नाम से जानते हैं। मिलेट्स की कई उपजातियाँ हैं जो दक्षिण भारत में भी होती हैं, दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी होती हैं, और हिमालय के कई क्षेत्रों में भी रागी के कई रूप देखने को मिलते हैं, जो वहाँ भोजन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए भारत में आहार की बहुत विविधता रही है। एक चीज़ और बताऊं कि 16वीं शताब्दी तक भारत में सिर्फ 40% लोग मांसाहार का सेवन करते थे, लेकिन 1947 तक इनकी संख्या बढ़कर 60 हो गई। यदि आज की दृष्टि से देखें तो भारत में 80-85% तक लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, और अंडे को तो मांसाहार में सम्मिलित किया जाए, शाकाहार में सम्मिलित किया जाए, ये द्वंद्व है, ये विवाद है। कुछ लोग उसको शाकाहारी घोषित करने पर लगे हैं, तो कुछ उसको मांसाहार के रूप में अभी अपनी थाली का अंग बनाने के लिए विवश नहीं है। लेकिन ये प्रयोग चल रहे हैं, और पिछले 25-30 सालों में देखें तो भारत में अंडे का सेवन 3 गुना बढ़ा है। 3 गुना हमारे आहार का अंडा एक अंग बनने लगा है। तो यदि हम देखें कि हमारे यहाँ भी 1960-65 के बाद जब नई हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हमें बताया गया कि हमारे
भोजन का अंग सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, या तो चावल हो सकता है या गेहूँ हो सकता है, जबकि पूरा देश चावल और गेहूँ पर निर्भर नहीं रहता। चावल के मामले में देख लें तो हर क्षेत्र का अपना चावल है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, और जो विशेषताओं के साथ साथ चावल को वो हाथ कूटे के रूप में प्रयोग करते थे, बिना पॉलिश के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन व्यापारिक वर्ग ने या सरकारी तंत्र ने एक ऐसी योजनाएं निर्मित की जिससे कि हमें एक विशेष प्रकार का आहार लेने पर बाध्य किया गया। हमारे आहार के रूप में गेहूं को प्रमुख अंग बना दिया गया, और गेहूं की कई जो किस्में हैं हमारे सामने ला दी गई, जिन्हें हम अपने जो परंपरागत जो हमारे गेहूं के बीज थे उसके स्थान पर उपजाया गया। इससे हमारी फसलों की पैदाइश में तो काफ़ी अंतर आया, पैदाइश काफ़ी बड़ी, पैदावार काफ़ी होने लगी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत विपरीत असर पड़ने लगा। तो एक मेरा संक्षेप सा ये एक आपके सामने एक आहार को लेकर मेरी विवेचना थी। आहार को लेकर मेरे अपने स्वयं के अनुभव थे कि आहार को यदि हम व्यवस्थित रखें, उस परंपरागत रूप में रखें, तो हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचाए रख सकते हैं। कि हमारे शरीर में लाखों सालों के विकास क्रम के आधार पर ऐसी विशेषताएं निर्मित हुई हैं कि हम अपने वर्ग विशेष का जो आहार को सहजता से पचा सकते हैं और उससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसा कि आजकल बताया जाता है कि प्रोटीन के लिए हमें मांसाहार का सेवन करना चाहिए, कि केवल मात्र मांसाहार प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो पूरी तरह शाकाहारी जीव हैं, पूरी तरह जिनको हर्बीवोरस एनिमल कहा जाता है, जैसे कि हाथी है, गेंडा है, रीछ है, या ऐसे कई और हिरण हैं, ऐसे कई प्राणी हैं जो शुद्ध शाकाहार पर रहते हैं, लेकिन वो प्रोटीन के अंश को भी उसी आहार से प्राप्त करते हैं, और उनका वजन, उनका शरीर स्वास्थ्य और उनकी शारीरिक क्षमता हमसे बहुत कई गुना ज़्यादा रहती है, हमसे बहुत अधिक रहती है। हॉर्स पावर को तो हम एक यूनिट के रूप में लेते हैं, और घोड़ा शुद्ध शाकाहारी है, वो घास फूस खाता है, और यदि अन्न के रूप में, यदि चने के रूप में तो यदि कुछ दिया जाता है तो वो हमारे द्वारा अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने लोभ के हिसाब से दी जाता है। घोड़े को चने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, चना भोजन का मुख्य आहार नहीं है। घोड़े का मुख्य आहार वही घास पात है, वही शाकाहारी है। लेकिन घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, और शक्ति के लिए प्रोटीन चाहिए, तो प्रोटीन घोड़ा उसी शाकाहार से, उसी घास पात से प्राप्त कर लेता है। तो हमें ये अपने दृष्टि में रखना चाहिए कि जो हमारे लिए परंपरागत आहार है, जो हमारी संरचना के हिसाब से हमारे लिए जो उपयुक्त खाद्य है, उसी का सेवन करना चाहिए। उसमें बहुत विशेषताएं हैं, वो हमें स्वस्थ भी रखता है, जीवित भी रखता है, और निरोगी रखकर हमें दीर्घ आयु को भोगने के लिए हमारे लिए प्रेरणा स्रोत भी बनता है। ये एक बहुत अद्भुत बात है। हमें आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की या पोषक विज्ञानियों की अनजान बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो प्रयोग है, प्रयोग हमेशा बदलता है। प्रयोग को कुछ लोग हमारे यहाँ तो उसको जुगाड़ भी कहते हैं, कि प्रयोग जुगाड़ जैसा होता है, जिसे आप बदलते रहते हैं। लेकिन अनुभव जो होता है, अनुभूति जो होती है, वो सैकड़ों वर्षों की होती है, उसमें सैकड़ों पीढ़ियों का उसमें ज्ञान समाया होता है, और वो अटल रहता है, और वो असीमित रहता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। वो आज भी है, सैकड़ों वर्ष पहले भी था, और आने वाले कई वर्षों तक, कई दशकों तक वो यथावत रहने वाला है। वही एक अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर हमें इस बात को अपने गांठ में बांध लेना चाहिए कि हमारे लिए जो उपयुक्त आहार है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। मनुष्य के लिए उपयुक्त आहार या तो पूरी तरह शुद्ध शाकाहार है, या थोड़ा सा उसमें यदि वो चाहें तो कुछ नॉन वेज मिला सकते हैं। लेकिन यदि वो शुद्ध शाकाहार से रहते हैं तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से बौद्धिक क्षमता को भरपूर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, और वो ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ऐसे शाकाहार से मनुष्य न केवल दीर्घायु होता है, बल्कि भरपूर मात्रा में शक्ति का प्रयोग कर पाता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और ये वीडियो अब मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।